भोजन हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है और यही पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। सभी गतिविधियों के लिए व उसके विकास के लिए, जैसे कि हमारा सांस लेना, हमारे भोजन का पचना, हमारी बॉडी वार्म रहना, आगे हमारी बॉडी की ग्रोथ होना और हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना, इन सभी के लिए हम तभी अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे जब हम हेल्दी खाना खाएंगे और बैलेंस डाइट लेंगे। आज हम बात करना चाहेंगे एक MND पेशेंट के खान पान के बारे में कि उन्हें कैसी डाइट दी जानी चाहिए और कैसे हम उन्हें ईज़िली खाना खिला सकते हैं। एक ALS या MND के पेशेंट को जल्द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें डिज़ीज़ की कंडीशन बहुत जल्दी चेंज होती जाती है। इसलिए डाइट भी आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करनी होगी। बॉडी में एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा शक्ति बनी रहे, इसके लिए सही न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि पेशेंट को खाने में तकलीफ़ होने लगेगी तो उसकी बॉडी में प्रोटीन्स, कैलोरीज और विटामिन्स की मात्रा कम होने लगेगी, जिस पर कि शायद हमारा ध्यान ना जाए। अगर शुरुआत से ही प्रॉपर पोषक भोजन और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी और साथ ही पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। इसमें हमारी मदद एक डाइटिशियन कर सकती है, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है पेशेंट की उसकी कंडीशन के हिसाब से एक बैलेंस डाइट देना। इसमें पहले कि हमारे पेशेंट को थोड़ी भी खाने में या बोलने में तकलीफ़ शुरू हो, शायद हमें उन्हें इसके बारे में थोड़ा बता देना होगा ताकि वो तैयार हो पाएँ उसके बाद भी पूरी तरह से अपनी बैलेंस डाइट लेने के लिए और हाइड्रेटेड रहने के लिए, बट एक नए तरीके से। स्टार्टिंग में खाना च्यू करने में और फिर उनको निगलने में प्रॉब्लम आने लगेगी। साथ ही थोड़ी कॉफिंग भी हो सकती है, क्योंकि जॉ मसल्स वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से खाना खाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पर केयर टेकर को इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है कि एक बात तो कि खाने की बाइट्स छोटी खिलाएं, धीरे खिलाएं, प्लस खाना वो बनाएं जो खाने में आसान हो, ऑल्सो स्वॉलो करने में इजी भी हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सिम्टम्स प्रोग्रेस करेंगे, ड्राई खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, थिक लिक्विड्स लेने में भी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वीकनेस और डिहाइड्रेशन हो सकता है। तब हमें सॉफ्ट फूड यानी स्मैश्ड खाना ज़्यादा बढ़ाना होगा और साथ ही थिक कंसिस्टेंसी के शेक्स या लिक्विड्स हम दे सकते हैं। अगर खाने में परेशानी बढ़ती है तो मुलायम बना हुआ खाना, जैसे कि नरम बने हुए चावल, दाल या खिचड़ी, अंडे की भुर्जी, उत्पम आदि जैसी चीज़ें हम दे सकते हैं। अगर मुलायम खाना खाने में भी तकलीफ़ हो रही है तो फिर खाने को शेक्स के फॉर्म में तैयार करना होगा, जैसे कि एप्पल शेक, मैंगो शेक, it can be mango pulp with sugar, it can be बादाम शेक, लस्सी, सूजी का हलवा, और it can be आलू का हलवा, फ्रूट क्रीम, वेजिटेबल सूप, चिकन सूप, मटन सूप भी हो सकता है। और फिर हम चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, इन सब को एक साथ कुक करके मिक्सी में चर्न कर सकते हैं। एग और मिल्क को मिक्स करके
भी मिक्सी में चला के दे सकते हैं। और भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। खाना और न्यूट्रिशन बहुत ही पेशेंट स्पेसिफिक है। ये सभी चीज़ें हम लोग विनीत को पूरे दिन में डिवाइड करके और डाइटिशियन के हिसाब से ऑल्सो टेस्ट चेंज करते हुए मैनेज करते रहते थे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि मील्स छोटे हों, पर हर थोड़ी थोड़ी देर में ये हमें देते रहना होगा, जिससे कैलोरी इनटेक बना रहे और ऐसे पेशेंट खाना खाने में थकेगा भी नहीं। खाने में प्रॉब्लम अगर और बढ़ेगी, जैसे अगर उनको निगलने में प्रॉब्लम होगी, खाना अटकेगा या कॉफिंग होने लगेगी खाते वक्त, तो मे भी चोकिंग भी हो सकती है, या इवन पानी पीते वक्त भी चोकिंग हो सकती है। तो अब हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन जो पहुंचना चाहिए वो ओरली नहीं दे पा रहे हैं, तो अब हमें राइल्स ट्यूब या पैक ट्यूब का सहारा लेना होगा। पर पूरी प्रक्रिया में हमें हमेशा ध्यान रखकर चलना है कि एक तो खाने में सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। जहाँ जिस सप्लीमेंट की ज़रूरत हो, जिस भी पेशेंट को, वो डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर उसकी डाइट में ज़रूर ऐड कर दिया जाए। पेशेंट हमेशा हाइड्रेटेड रहे। थोड़े थोड़े दिन में हमें डाइटिशियन की एडवाइस ज़रूर लेती रहनी होगी ताकि मैल न्यूट्रिशन ना होने पाए। अगर ट्यूब यूज़ करने की स्टेज आ गई है तो हमें पेशेंट को ये समझाना होगा कि आरटी से उसका खाना भी आसान होगा और साथ ही साथ उनका बॉडी वेट और हाइड्रेशन भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक टाइम पर आरटी इंट्रोड्यूस कर देने से पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। इसके साथ केयर गिवर की और पेशेंट की भी, दोनों की खाना खाने और खिलाने की टाइम और एनर्जी भी सेव होती है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब उसे खाना खाते वक्त चोकिंग या कॉफिंग नहीं होगी। केयर गिवर के लिए भी खाना खिलाना आसान हो जाता है। बस कुछ चीज़ें जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट को हमेशा बिठाकर ही फीड देनी है, बहुत गर्म या बहुत ठंडी फीड ना दें। फीड हमें हमेशा अच्छे से छान लेनी चाहिए ताकि आटी में फंसे नहीं। कुछ दवाइयाँ जो हम पीस कर दे सकते हैं वो हम लास्ट सर्विंग में दे सकते हैं आटी में। आटी का जो आप खाना तैयार करें वो डाइटिशियन के हिसाब से करें। सारे न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें और विशेषतः फीड के टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ध्यान प्रोटीन डाइट का रखना है, क्योंकि इस बीमारी में मसल पार का कम होना ही सबसे ज़्यादा होता है। तो सभी न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स के साथ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्रकार का समझौता खान पान के साथ किया गया तो उसका सीधा असर पेशेंट के वेट पर नज़र आएगा। शुरुआत से ही अगर पेशेंट के खाने पर ध्यान दिया जाएगा तो उनकी बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी एंड मोर ओवर उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बेटर होंगे। क्यों ना आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ MND के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस की भी बात कर लें। ऐसे तो हम व्यायाम करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्रातः उठकर अगर एक्सरसाइज की जाए तो आप पूरा दिन खुश रहते हैं। एक्सरसाइज आपके मसल्स, बोन को टोन करती है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाती है, आपको बीमारी होने के रिस्क्स कम हो जाते हैं। ऑल्सो आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, मेमोरी शार्प होती है, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। पर MND के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी पहले ही दिन से ज़रूरी है, इसके लिए ताकि
उनकी मोबिलिटी यानी जितना भी मूवमेंट उनका है वो बना रहे। सारे जॉइंट मूवमेंट्स होते रहने चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से ही पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस समझने होंगे और स्टार्टिंग में उनके ही सुपरविजन में कराने होंगे। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रीदिंग के लिए, कुछ स्पीच थेरेपी, या फिर जैसे स्प्लिंटर्स पैर में बांधने की ज़रूरत हो ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो जाए। कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होंगी वो ये कि एक्सरसाइजेस डेली होनी चाहिए। एक्टिव एक्सरसाइजेस पेशेंट को खुद ही करनी होंगी। कुछ एक्सरसाइजेस हेल्प के साथ की जा सकती हैं। अच्छा ये होगा कि केयर गिवर एक्सरसाइजेस का टाइम डिफाइन करके रखें और ये हर रोज़ रूटीन में होना ही है, क्योंकि जो मूवमेंट एक बार चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को मसल फटीग नहीं होना चाहिए। मतलब पेशेंट एक्सरसाइजेस करते करते थकना नहीं चाहिए, चाहे हमें एक्सरसाइजेस के बीच में ब्रेक देना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्सरसाइज कराते रहने से मसल वेस्टिंग भी कम होगी, साथ ही साथ स्टिफनेस भी नहीं आएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकती हैं।